Hello everyone, welcome to Avlokan IAS, and we are continuing with our answer writing series. This series is an initiative of Avlokan IAS where we are daily practicing questions, and the students are attempting the question, and they are sending their answer on this YouTube group. So if you are very new on this channel, if you are coming for the first time on this channel, so you can also join this link. Through this link you can join this group, और इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप भी उन स्टूडेंट्स के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमारे द्वारा डेली आपको प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्निंग में ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाता है, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग एक वीडियो के फॉर्म में एक मॉडल आंसर आपको देते हैं, जिसके थ्रू आपको जो डेप्थ एनालिसिस होता है क्वेश्चन का वो आपको पता चलता है, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं ये आपको पता चलता है, और किस तरीके से आंसर को अप्रोच करना है, कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है, किस तरीके से फ्लो मेंटेन करना है आंसर का, और कितनी डेप्थ में आंसर को लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको इन वीडियोस के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। सो जो आज का हमारा क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वाज एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन रिफ्लेक्टिंग the socio-political and religious developments in early medieval India. So again this is a question of art and culture. तो आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पर क्वेश्चन था, और रोल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का यहाँ पर क्वेश्चन बात कर रहा है, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर इज द थीम। तो जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन का दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें बोली गई हैं, सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन अर्ली मिडिवल इंडिया। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वी रीड मोर अबाउट द अर्ली मिडिवल पीरियड, तो वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं अर्ली मिडिवल टाइम के ही टेम्पल्स को हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यही टेम्पल का रोल पूछा गया है कि किस तरीके से वो सोशियो सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक जो डेवलपमेंट्स हुए, उस समय के विकास हुए, उनको किस तरीके से टेम्पल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इसको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। सो दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रो। तो कोई भी देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक लेंदी इंट्रो नहीं लिखना है। सो इन वीडियोस के फॉर्म का जो हम वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका मकसद केवल आपको आंसर प्रोवाइड करना नहीं है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टीच यू कि कैसे आपको आंसर्स को लिखना है, कैसे आपको जो आंसर की बारीकियां होती हैं उनको ध्यान में रखना है, ताकि आप एक अच्छा एक डिसेंट आंसर लिख सको। देखो बेस्ट आंसर जैसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी बेस्ट आंसर नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो अगर आप टॉपर्स के मार्क्स भी उठा के देखो, और अगर उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो फिर आप अगर एवरेज मार्किंग भी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से टॉप कर रहे हैं, क्या वो बेस्ट आंसर लिख के टॉप कर रहे हैं, या फिर वो एवरेज मार्क्स लिखकर और पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर कर अपने मार्क्स को गेन कर रहे हैं। सो ये एक अलग मैथ्स है जिसमें हम बाद में कभी जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रो। सो इंट्रो जो होना चाहिए एक डिसेंट इंट्रो होना चाहिए, ज़्यादा आपको उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स उसमें नहीं करने हैं। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते हैं। सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा इंट्रो होगा दैट शुड बी ऑफ 3 to 4 लाइन्स। मैंने लास्ट में 2 to 3 लाइन्स बोला था मैक्सिमम। अभी आप कई बच्चे न्यू होते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू राइट इंट्रो, तो कई बार वो लेंदी इंट्रो लिख देते हैं। सो यहाँ पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4 लाइन्स तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको 10 मार्क्स के इंट्रो को नहीं ले जाना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है, उसी स्पेस में आपको इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी सब कुछ मैनेज करना होता है। सो एक यहाँ पर कंसाइज और एक बहुत ही कम शब्दों में लिखा हुआ इंट्रो हमारे पास होना चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रो। यहाँ पर हम एक इंट्रो लिखने की कोशिश करते हैं। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन अर्ली मिडीवल इंडिया, temple architecture in early medieval India did not only served as a place of worship but also as a symbol of power, wealth and
कल्चरल डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स, यहाँ पर अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट्स या फिर अचीवमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे टेम्पल्स थे, जो टेम्पल का आर्किटेक्चर हुआ करता था, इट डिड नॉट ओनली सर्व एज द प्लेस ऑफ वर्शिप, तो केवल प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होते थे, दे ऑल्सो सर्व एज सिंबल ऑफ पावर। तो यहाँ पर टेम्पल कहीं ना कहीं आपकी प्रेस्टीज, आपकी पावर, जो उस समय के रूलर्स होते थे, डायनेस्टीज होती थी, उनकी पावर को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी वेल्थ जो होती थी उसको रिप्रेजेंट करते थे। कि मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर जो होता था, उससे हमें पता चलता था कि उस समय की जो एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसने वो टेम्पल बनवाया था, कितनी रिच वो रही होगी, उससे उसकी वेल्थ का भी आइडिया लगता है। सो दिस इज अवर एक बेसिक डिसेंट सा यहाँ पर इंट्रो हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम जाते हैं इसकी मेन हेडिंग। तो याद रहे, जब भी इंट्रो लिखते हैं आप, इंट्रो के बाद जो आपको दूसरा काम करना होता है, दैट इज, अब देखो इसमें कई सारी चीजें होती हैं जिन पे इन डेप्थ हम बाद में जाएंगे। अभी हम एक उसको लेकर चल रहे हैं कि आप बिगिनर हैं, ये मान के चल रहे हैं आप बिगिनर हैं और आपको आंसर राइटिंग सीखनी है, तो उस हिसाब से अभी हम आंसर्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इंट्रो लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखनी होगी एक हेडिंग, ठीक है। हेडिंग होगी जो कि क्वेश्चन को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेगी, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जैक्टली वैसी ही हेडिंग होनी चाहिए, ताकि आप बता पाएं कि अब हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट लिख के आगे पॉइंट्स लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर एक हेडिंग लिखनी है, ठीक है। हेडिंग शुड बी हियर टेम्पल आर्किटेक्चर as a reflection of socio-political and religious developments। सो ये हो गई हमारी हेडिंग यहाँ पर, ठीक है। अब इस हेडिंग को हमें क्या करना है, जब भी हम आंसर को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए एग्जामिनर को देखते ही समझ आ जाए कि यस, यहाँ पर कोई पैराग्राफ, कोई इंट्रो का आगे का पार्ट नहीं लिखा गया है, दिस इज अ हेडिंग, और यहाँ से जो स्टूडेंट है वो अपनी डिमांड्स को एड्रेस करने जा रहा है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी और द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। तो यहाँ पर हम इस जो हमारी हेडिंग है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, आप एक इस तरीके का बॉक्स भी बना सकते हो, ठीक है। जो एक इस तरीके का बॉक्स बन सकता है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप एक बॉक्स बना के इसको उसमें कर सकते हैं हेडिंग को, ठीक है। या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो एदर ऑफ द वे जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट्स। अब देखो, हेडिंग पड़ गई है, हेडिंग के बाद हमें क्या लिखना है, पॉइंट्स। तो आपको नंबरिंग करनी है, या तो आप नंबर डालें या फिर आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करें कुछ इस तरीके से कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, डिफरेंट पॉइंट्स आर रिटन। तो अब जो स्टार्ट करेंगे आप पॉइंट्स, कोशिश आपकी ये रहेगी कि आपके जो पॉइंट्स हैं दे मस्ट स्टार्ट विद अ सब हेडिंग, मतलब कीवर्ड्स के साथ ही स्टार्ट होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ते ही पता चल जाए कि भाई इस पॉइंट में क्या चीज़ हो सकती है, उसे पढ़ते ही आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। सो सिंबल ऑफ पावर एंड लेजिटिमेसी। तो जो हमारे टेम्पल्स होते थे अर्ली मिडिवल टाइम्स के, तो वो क्या किस चीज का सिंबल होते थे, दे सिंबलाइज द पावर ऑफ द डायनेस्टी, किसी रूलर की पावर को सिंबलाइज करते थे। एंड दे ऑल्सो रिफ्लेक्टेड द लेजिटिमेसी ऑफ द रूलर। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ये सब हेडिंग बना देंगे। अब देखो, ये पॉइंट अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लिख देंगे, बृहदेश्वर टेम्पल सिंबलाइज्ड सिंबलाइज्ड द imperial status of Chola rulers।
तो यहाँ पर जो चोला रूलर्स थे उनका इंपीरियल स्टेटस के सिंबल का काम करते थे ये जो टेम्पल होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है कि आपको वैसे जनरली क्या करना होता है कि ये सब हेडिंग लिखने के बाद आपको पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, बट मैंने क्या किया है एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है पॉइंट को, मतलब इस एग्जाम्पल ने इस पॉइंट को पूरी तरीके से सब्सटेंशिएट कर दिया है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो भी इसी तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, हैवी एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं चाहिए होगा। बस आप उसमें पॉइंट को किसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि पता चले एग्जामिनर को कि हाँ कुछ तो आपने बताया है। नेक्स्ट इज एपिसेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो टेम्पल्स होते थे दे यूज टू बी द एपिसेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो टेम्पल्स होते थे दे यूज टू बी द एपिसेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आज भी होते हैं। आप देखो टेम्पल्स के आसपास आपको मेला देखने को मिल जाएगा, मतलब लॉट ऑफ आपको वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी, प्रसाद हो या फिर टॉयज हो या फिर खाने के शॉप्स हो, तो ये सारी फूड स्टॉल्स हो, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक टेम्पल के अराउंड देखने को मिलेंगी आज भी, ठीक है, उस समय भी होती थी। एपिसेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटीज, यस, कल्चरल गैदरिंग होती है वहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है, वहाँ पर लोग सेरेमनीज के लिए आते हैं, रिचुअल्स के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सोशल गैदरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एपिसेंटर होते थे यहाँ पर हमारे जो टेम्पल्स होते थे, ठीक। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। टेम्पल्स सर्व्ड एज व्हाट, कम्युनिटी हब्स और सेंटर ऑफ लर्निंग। तो उस समय जो एजुकेशन भी होती थी कहाँ पर दी जाती थी, टेम्पल्स में। तो सेंटर ऑफ लर्निंग भी हुआ करते थे टेम्पल्स हमारे। और क्या हुआ करते थे साथ में, दे यूज टू डोनेट लैंड्स, तो यहाँ पर लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, डोनेशंस दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो जो आपको याद आ जाए उस समय, उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में चोला टेम्पल्स लिख दो कि चोला रूलर्स के द्वारा जो टेम्पल्स बनवाए गए थे उनके द्वारा उनमें ये सारी एक्टिविटीज देखी गई हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज कल्चरल एक्सप्रेशन। तो जो हमारे टेम्पल्स होते थे वहाँ पर क्या होता था कि कल्चर को भी एक्सप्रेस होने का मौका मिलता था। कल्चरल एक्सप्रेशन किस तरीके से कल्चरल एक्सप्रेशन होता था वो हम देखेंगे। पेंटिंग्स, टेम्पल्स में पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, या फिर आर्ट फॉर्म्स या फिर डांस फॉर्म्स होती थी फाउंड इन दीज टेम्पल्स। reflects the artistic achievements। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो मैंने पॉइंट को ना बहुत कंसाइसली लिखा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे ओवर राइट कंटेंट को बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा भी आप लिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। पॉइंट्स को इसी तरीके से लिखना है, क्वेश्चन को इसी तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है, एक इंट्रो डिसेंट सा, ठीक है। टेम्पल यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज यहाँ पर रिचुअल प्रैक्टिसेस। टेम्पल्स में क्या होती थी, रिचुअल प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है। टेम्पल्स पर सेंटर्स ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस होती थी उनके सेंटर की तरीके से सर्व करते थे। और क्या करते थे, रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक सेक्ट्स,
जैसे कि वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शक्तिज्म। These influenced what? Influenced टेम्पल स्कल्पचर्स। भाई स्कल्पचर्स तो उसी तरीके से बनेंगे जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सैविज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर शक्तिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वैष्णविज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कोई टेम्पल दे दो, एक जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। जो आपको एग्जाम्पल याद आ जाए वो आप लिख सकते हो। इन पुरी वॉज सेंटर ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो, तो 5 पॉइंट हो गए यहाँ पर। एक दो पॉइंट और लिख देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है। तो और क्या होता था? रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो यहाँ पर रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने को मिलती है हमें। देखो, आपको कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, कीवर्ड्स के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स। तो नागर स्टाइल हो गई, जो कहाँ पर पॉपुलर थी? नॉर्थ में। फिर द्राविडियन स्टाइल हो गई, कहाँ पर पॉपुलर थी? साउथ में। उसके अलावा वेसारा स्टाइल थी, जो कि इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज स्टाइल्स, नागर एंड। अब इसमें आपको जो एग्जाम्पल से याद आ जाए वो आप एग्जाम्पल ऐड कर दो साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, सिंबल ऑफ अर्बनाइजेशन। अब आप देख रहे हो किस तरीके से पॉइंट्स को लिखा जा रहा है। आप पहले आंसर्स को समझने की कोशिश करो कि पॉइंट्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पॉइंट कंप्लीटली डिफर कर सकते हैं और कंप्लीटली सही हो सकते हैं। ठीक है, ये डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके पॉइंट। बट अगर वो डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं क्वेश्चन की, दैट मीन्स दे आर करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन के आपका आंसर अलग हो सकता है इस आंसर से। बट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आंसर को लिखना है। सो टेम्पल बिकेम वॉट? न्यूक्लियस ऑफ इमर्जिंग टाउन्स एंड सिटीज। तो जैसे आप देख लो, मथुरा हो गया, या फिर पुरी हो गई, या तंजौर हो गए, तो ये सारी सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल दे दो आप। तंजौर, महाबलीपुरम। जो एग्जाम्पल आपको याद आ जाए वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस वो एग्जाम्पल्स आपके सही होने चाहिए। सो आप देखो, इस तरीके से हमने 7 पॉइंट लिख दिए जो हमारे एग्जाम की डिमांड को, क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर रहे हैं यहाँ पर। कि टेम्पल्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे थे सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो सोशियो पॉलिटिकल में हमारे अर्बनाइजेशन भी आ जाएगा, आर्किटेक्चरल स्टाइल भी आ जाएंगी। रिलीजियस में स्पेसिफिक सेक्ट वाला जो पार्ट है वो रिलीजियस रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। रिचुअल प्रैक्टिसेस भी रिलीजियस रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। फिर कल्चरल एक्सप्रेशन हो तो ये भी हमारे सोशल पॉलिटिकल में, सोशियो पॉलिटिकल में आ जाएगा। एपी सेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी हमारे सोशियो पॉलिटिकल में आ जाएगा। प्लस पावर एंड लेजिटिमेसी भी किस में आ जाएगा? हमारा सोशियो पॉलिटिकल में आ जाएगा। तो यानी कि जो भी पॉइंट्स हमारे हो सकते थे इन जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड है उसको मीट करने के लिए, दे आर रिटन। ठीक है, इसके बाद हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज social and economic activities associated with temples contributed significantly to the cultural
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, सो इस तरीके से हम आंसर को कंक्लूड कर देंगे, एक डिसेंट सा कंक्लूजन लिख के आंसर को कंक्लूड कर देंगे। सो देखो कंक्लूजन जो होना चाहिए वो या तो फ्यूचरिस्टिक हो या प्रोग्रेसिव हो या पॉजिटिव नोट के साथ उसको एंड करना है, या फिर आपको ऑप्टिमिस्टिक रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने कंक्लूजन्स रखने हैं, कोई उसमें नेगेटिव टोन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए, खराब नेगेटिव जो सेंस शो करते हो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो सोशियो एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद टेम्पल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो ठीक है, एक बता दिया कि भाई काफ़ी प्रोग्रेसिव रोल रहा है टेम्पल्स का, तो इस तरीके से हमने इसको कंक्लूड कर दिया है। सो इसी तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। मेन बॉडी, इंट्रो एंड कंक्लूजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए आंसर। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस मेन बॉडी में जो आपको आंसर्स लिखने हैं, जो पॉइंट्स लिखने हैं, दे मस्ट बी रिटन यूजिंग सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स को ही आपको कंसाइसली एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को, स्कीम्स को, मतलब अगर दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो फिर एग्जांपल्स, डेटा, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है टू ऐड द वैल्यू इन योर आंसर। ठीक है, आगे हम जाएंगे किस तरीके से फ्लो चार्ट्स वगैरह का भी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर को अप्रोच करना है। आई होप कि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको समझ में आएगा, अगर आपने आंसर राइटिंग की है, अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ये ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो यहाँ पर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप जाओ लिंक से ग्रुप ज्वाइन करो और डेली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद हम यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आंसर को किस तरीके से लिखना था। अगर किसी को पर्सनल इवेल्युएशन चाहिए तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट उसके लिए हम कुछ एक मिनिमम कॉस्ट आपसे लेंगे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डूइंग टू मैनी थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो इवेल्युएशन होगा उसका आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाएगा। सो दिस इज़ अवर चैनल अवलोकन IAS। तो आप ज्वाइन करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कोई भी इशू आ रहा है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, आप हमें फ्रीली आराम से रीच कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। सो this is it for this question. I will soon come with the next video. Thank you.